कालीचरण एक गरीब परिवार से था। वो अपने बेटे, बहू और एक पोती के साथ रहा करता था। वो पुरानी सोच वाला आदमी था। वो सब एक झोपड़ी में गुजर बसर करते थे। बेटा, मैं जानता हूँ कि आजकल दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, पर फिर भी वंश बढ़ाने के लिए तो एक बेटा होना जरूरी है ना। और तेरे तो बेटे की जगह एक बेटी है। बेटी तो अपने घर चली जाएगी, तो तुम दोनों का जीवन ऐसे ही रह जाएगा। मैं चाहता हूँ कि एक बेटा हो जाए तो मैं भी गंगा नहा लूं। पर पिताजी, आजकल तो बेटा बेटी समान है। आजकल तो बेटियां बेटों से ज्यादा कामयाब हैं। बेटियां हर काम में बेटों के बराबर खड़ी हुई हैं। फिर आप बेटा बेटी में इतना फर्क क्यों करते हैं? अगर तेरी सास होती तो बेटा वो भी एक पोते की इच्छा करती, और मैं तो पिता हूँ। आप देखना पिताजी, मेरी बेटी बहुत कामयाब बनेगी और आपको बेटे की कभी कमी महसूस नहीं होगी। कालीचरण जो भी बात राजेश से कहता, उसका जवाब उसकी पत्नी दिया करती। राजेश एक शराब पीने वाला नशेड़ी था। आए दिन उसे दारू के लिए पैसे चाहिए होते थे। घर में गरीबी होने के बावजूद भी वो अपनी लत नहीं छोड़ रहा था। कपड़े की दुकान पर काम करके वो जो भी कमाता उसे शराब में उड़ा देता, और इस बात से पुष्पा बहुत परेशान थी। आज फिर पीकर आए हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि बेटी के सामने पीकर मत आया करो। बेटी की आंखों में हजारों सवाल देखे हैं मैंने। उनके जवाब देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। घर में मुश्किल से खाने का इंतजाम हो पाता है, और तुम हो कि रोज पीकर आ जाते हो। मुझे भाषण मत सुना, जल्दी से खाना लगा, बहुत तेज भूख लगी है। चल जल्दी जा। आगे बेटा, चल साथ में खाना खा लेते हैं। राजेश और कालीचरण खाना खाने बैठ जाते हैं। पुष्पा बहुत प्यार से दोनों को खाना खिलाती है। सब खाना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन राजेश का लालच बढ़ जाता है और वो जिस दुकान में काम करता था वहाँ से कपड़े की चोरी कर लेता है, जिसे दुकानदार देख लेता है और उसे पीट कर भगा देता है। वो बचे हुए पैसों से दारू पीकर घर आता है। आज फिर पीकर आए हो? मैं तो तंग आ गई हूँ तुम्हारे इस रोज रोज दारू पीने से। और मैं तुझसे तंग आ गया हूँ, समझी? जब से मेरी जिंदगी में आई हो तब से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। आज उस दुकानदार ने भी मुझे दुकान से निकाल दिया, इसलिए दारू पी कर आया हूँ। इसमें मेरी क्या गलती है? नहीं 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 नहीं, गलती तो सारी मेरी है। ना मैं तुझसे शादी करता और ना ये कुछ होता। मैंने सोचा था दहेज में बहुत कुछ लेकर आएगी, पर तू तो जोड़े में ही आ गई। हमारी शादी के लिए कर्ज ले रखा था और ऊपर से लड़की जनी है तूने। हट! लड़का होता तो सब्र तो कर लेता, पर लड़की है पराई, वो भी चली जाएगी। तब तक इसको पालूं। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी तुम दोनों माँ बेटी ने। लड़की होना क्या इतना बड़ा गुनाह है? लड़कियों से इतना नफरत करते हो? जरा सोचो, अगर तुम्हारी माँ ना होती तो तुम भी ना होते। पुष्पा की बातें राजेश को बर्दाश्त नहीं होती और वो पुष्पा को जोरदार थप्पड़ लगा देता है। पुष्पा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना सामान पैक करती है। बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे धमकी तो ऐसे दे रही है जैसे कितनी रईसजादी है। अरे बाप के घर जाएगी तब आटे दाल का सब भाव पता चल जाएगा। एक हम ही हैं जो इसे पाल रहे हैं। जब दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी तब अकल ठिकाने लग जाएगी। जाती है तो जा, मैं तो अपने बेटे की अच्छी जगह शादी करा दूंगा। अभी मेरे बेटे की उम्र ही क्या है। पुष्पा अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चल तो देती है, पर उसको समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, क्योंकि गरीब माँ बाप अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जी नहीं पाएंगे और वो उन पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। इसलिए वो सड़क के किनारे बैठ जाती है। तभी उसे स्कूल के कुछ बच्चे बस्ता लटकाते हुए जाते दिखते हैं। मैंने कहा ना, तुझसे नहीं खाए जाएंगे। नहीं माँ, मुझे तो पानी पूरी ही खानी है। तेरा मुंह इतना छोटा सा है और पानी पूरी इतनी बड़ी होती है, मुंह दुख जाता है तेरा।
सारा पानी भी बाहर निकल जाता है। ये तो नहीं खाने दूंगी मैं तुम्हें। तो पानी पूरी खाने के लिए क्या मैं बड़े होने का इंतजार करूंगी? मेरा तो बहुत मन कर रहा है। अच्छा पानी ही पिला देना। चल ठीक है, पानी पूरी मैं खा लूंगी और तुझे पानी पिला दूंगी। ये सब पुष्पा देख रही होती है। इससे उसको विचार आता है कि क्यों ना वो एक छोटी छोटी पानी पूरी का ठेला लगाए। वो अपनी बेटी को साथ में ले जाकर अपने हाथ के कंगन बेचकर पानी पूरी बनाना शुरू कर देती है और उसका साइज छोटा रखती है, जिससे सभी बच्चे उन्हें हंसी खुशी खा सकते हैं। सब बड़े लोगों के खाने पीने के बारे में सोचते हैं, पर बच्चों के बारे में कोई सोचता ही नहीं। क्यों ना मैं इन बच्चों के बारे में सोचूं? इन बच्चों के लिए मैं छोटे छोटे पानी पूरी बनाकर लाई हूँ। ये जरूर इन बच्चों को पसंद आएगी। चलो उन्हें खिलाती हूँ। पानी पूरी ले लो, मिनी पानी पूरी, छोटी छोटी पानी पूरी। उसकी छोटी छोटी पानी पूरी को देखकर सभी बच्चों का मन ललच जाता है। पहले दिन तो कम बच्चे पानी पूरी खाने आते हैं, पर उसकी पानी पूरी का स्वाद बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से स्कूल के बाहर पानी पूरी के ठेले पर बच्चों की भीड़ लग जाती है। बच्चों को पानी पूरी खिलाकर पुष्पा बहुत खुश होती है। अरे बहन जी, आपने ये मिनी पानी पूरी का ठेला लगाकर बहुत अच्छा किया। बच्चों को मिनी पानी पूरी मिलती ही नहीं थी। सबका आकार बहुत बड़ा होता था, जिसकी वजह से बच्चे पानी पूरी खाने से वंचित रह जाते थे। आपने बच्चों के हिसाब से पानी पूरी बनाकर बच्चों को मनपसंद पानी पूरी खिलाने का बहुत अच्छा काम किया है। तुमने कभी इस मिनी पानी पूरी वाली का पानी पिया है? पानी पीकर देखो, तुम भी इस मिनी पानी पूरी वाली की फैन हो जाओगी। मेरे बच्चे तो रोज ये मिनी पानी पूरी खाते हैं और उनके साथ साथ मैं भी खा लेती हूँ। ये तो अब हमारी फेवरेट मिनी पानी पूरी हो गई है। इसके बिना तो हमारा खाना ही नहीं पचता। क्यों नहीं, हर इंसान का मन मिनी पानी पूरी का पानी मोह लेता है। ऐसा लगता है कि बस खाते जाओ खाते जाओ। ये मिनी पानी पूरी तो मैंने बच्चों के लिए ही बनाई थी और आप लोगों को भी ये पसंद आई। ये तो मेरा सौभाग्य है। मसाला तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, जिसे बच्चे चाव से खा सके। सब पुष्पा की मिनी पानी पूरी बहुत चाव से खाते हैं। उसकी मिनी पानी पूरी शहर में प्रसिद्ध हो जाती है। वो कम रेट में पानी पूरी बेचा करती है, जिसकी वजह से उसके और भी ग्राहक बढ़ने लगे थे। अब वो उस मुनाफे से अपना एक नया घर खरीद लेती है और जहाँ पर वो ठेला लगाया करती थी, वहाँ पर दुकान बनवा लेती है और अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करती है। रमेश का गांव में ढाबा था। इस ढाबे को उसका पूरा परिवार संभालता था। उसकी पत्नी पराजक्ता और बेटी मीना खाना पकाया करते थे और वो और उसका बेटा शुभम ग्राहकों को संभाला करते थे। पर गांव में उनका ढाबा कुछ खास चल नहीं रहा था, इसीलिए रमेश परेशान था। प्राजक्ता, ऐसे कैसे चलेगा? हमारे गांव के ज्यादातर लोग शहर में चले गए हैं। दिन ब दिन हमारी आमदनी घटती जा रही है। अभी मीना की शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान है, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। हाँ, अब उनसे ही आशा है। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। रमेश और पराजक्ता की बातें उनके बेटे शुभम ने सुन ली और वो सोचने लगा। मुझे कुछ भी करके माँ पापा की मदद करनी होगी। और ऐसे ही सोचते सोचते वो चलते चलते नदी के किनारे आ गया। शुभम का गांव एक नदी के किनारे था और यही नदी उसके गांव को कई और गांव से जोड़ा करती थी। शुभम अपनी नाव में बैठ गया और चप्पू चलाने लगा। पापा बोल रहे थे कि हमारे गांव के अधिकतर लोग शहर जा चुके हैं, पर आसपास के गांव में तो लोग हैं ना। हम अपना खाना उन्हें बेच सकते हैं, पर कैसे? वो सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान एक दूसरी नाव पर चाय बेच रहे आदमी पर गया। चाय ले लो, चाय चाय, बस 5 रुपए, चाय ले लो। काका, मुझे एक चाय देना। शुभम उस नाव के नजदीक गया और उसने देखा कि चाय वाले ने अपनी नाव में चूल्हा लगा रखा था
और वहीं चाय बनाकर बेच रहा था। काका, ये तो आपने बहुत सही किया है। नाव पर चाय, कमाल है। पहले मैं भी दुकान में चाय बेचता था बेटा, पर इतनी आमदनी नहीं हो रही थी, तो सोचा नाव पर बेचूं, और मेरा फैसला सही निकला। अब सुबह निकलता हूँ और एक गांव से दूसरे गांव दिन भर चाय बना बना कर बेचता रहता हूँ। धन्यवाद काका। किस लिए? मेरी मदद करने के लिए। शुभम ने नाव मोड़ ली और वापस अपने गांव पहुंच गया। अब पापा, अब मुझे एक रास्ता मिल गया है। कैसा रास्ता बेटा? आमदनी बढ़ाने का। पापा, हम नाव पर खाना बेचेंगे। क्या? हाँ माँ, अभी मैं नदी पर गया था। वहां एक काका नाव पर चाय बेच रहे थे, और वो बोल रहे थे कि दिन भर चाय बिकती रहती है उनकी। वो कभी इस गांव में तो कभी उस गांव में चाय बेचते रहते हैं। उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई है। पापा, हमें भी उन काका की तरह खाना नाव पर ही बेचना चाहिए। पर ये कैसे होगा? हो सकता है नाव पर छोटा गैस वाला स्टोव लगाकर लोगों को गरम गरम खाना मिलेगा, और हम कई गांव में पहुंचकर अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। वैसे आइडिया तो अच्छा है बेटा, हम कोशिश कर सकते हैं। बस कुछ चीजें खरीदनी पड़ेंगी। शुभम का आइडिया उसके पूरे परिवार को बहुत पसंद आया था। वो सब लोग नाव पर ढाबा खोलने के लिए तैयार थे। रमेश और शुभम ने बाजार जाकर छोटे गैस वाले स्टोव खरीद लिए, और फिर उन्होंने अपनी नाव पर स्टोव और बर्तनों को सेट कर लिया। यहाँ पराजक्ता और मीना ने आधे से ज्यादा खाना बनाने की तैयारियां कर ली, और फिर सारा तैयार सामान लेकर पराजक्ता और मीना नाव के पास पहुँचे। सभी ने भगवान से प्रार्थना की और अपनी नाव में निकल पड़े। दूसरे गांव के नजदीक पहुंचते ही खाना, स्वादिष्ट खाना, सब्जी, रोटी, पनीर, दाल, चावल, जो चाहिए सब मिलेगा। रमेश ने नाव किनारे ले ली और कुछ लोग उसकी नाव की ओर आए। अरे भाई, ये नया क्या है? ये नया ढाबा है। यहाँ आपको खाना मिलेगा, वो भी गरम गरम, कम दामों में। अच्छा, क्या क्या है खाने में आपके पास? दाल तड़का, चावल, पराठा, पनीर मखनी, गोभी की सब्जी, रोटी, छोले, पूरी भाजी। अरे बाप रे, इतना सब कुछ! अब मुझे तो 2 पराठे और पनीर की सब्जी दे दो भाई। जी। मीना ने पनीर की सब्जी गरम की और पराजक्ता ने पराठे बना दिए। कितना हुआ? बस 70 रुपए भैया। अरे वाह, किफायती है। हमारे गांव के होटल में इतने के 120 रुपए लग जाते हैं। दाम सुनकर कई और ग्राहकों ने ऑर्डर दिए। दाल तड़का और जीरा राइस पार्सल कर दो भाई। मुझे 2 पूरी भाजी दे देना। जी भैया। पराजक्ता और मीना फटाफट खाना बनाने लगी और रमेश और शुभम ग्राहकों को परोसने लगे। पहले दिन ही गांव में उन्हें 8-10 ग्राहक मिल गए। जब ग्राहक आना खत्म हुए तो रमेश ने नाव चलाना शुरू कर दिया। वो लोग अगले गांव रुके और यहाँ भी एक एक करके कई ग्राहकों ने उनसे खाना खरीदा, और फिर उसके अगले गांव। ऐसा करते करते शाम तक रमेश का तैरता ढाबा 8 गांव में घूम चुका था। प्राजक्ता, आज एक दिन की कमाई 4000 रुपए हुई है। ये तो हमारे ढाबे पर हफ्ते भर में नहीं होती। हाँ शुभम, तुम्हारा ये आइडिया कमाल का है। अब से हम रोज ज्यादा खाना तैयार करके आएंगे। जी पापा, मुझे यही उम्मीद थी। अब हमें आदमियों की सोचने की जरूरत नहीं है। हमारी मेहनत को दिशा मिल गई है। हमें ऐसे ही मेहनत करना जारी रखना होगा। हाँ। फिर क्या था, रमेश का परिवार रोज कड़ी मेहनत करने लगा। वो लोग नाव से गांव-गांव घूमकर खाना बेचने लगे। सभी खुश थे, लेकिन उनकी ये प्रगति रमेश के गांव में रह रहे भानु से देखी नहीं गई। भानु रमेश से जलता था। मुझे इस रमेश का कुछ न कुछ करना ही चाहिए, वरना ये मुझसे भी ज्यादा पैसे कमाएगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा।
रात के अंधेरे में भानु ने रमेश की नाव तोड़ दी। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे नाव पर खाना बेचते हो। रमेश और उसका परिवार जब नदी किनारे पहुंचा तो अपनी नाव की ये हालत देखकर परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे पापा? नाव तो बिल्कुल टूट चुकी है। अरे हम इतना सारा खाना कहाँ बेचेंगे? गांव का एक बूढ़ा बुजुर्ग उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। बेटा, तुम लोग मेरी नाव ले जाओ। मैंने तुम सबकी मेहनत देखी है और तुम्हारी वजह से कई लोगों को अच्छा खाना भी मिलता है। ये अच्छा काम रुकना नहीं चाहिए। तुम जब तक चाहो मेरी नाव इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे भी दिन भर नाव चलाकर क्या ही कमा लेता हूँ मैं। धन्यवाद काका, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं बेटा, इसे तुम मेरी मदद समझ लो। काका की नाव उनकी नाव से बड़ी और बेहतर थी। शुभम और रमेश ने उस बड़ी नाव में गैस स्टोव लगाया और ढेर सारा तैयार खाना भी रख लिया और फिर वो लोग निकल पड़े। रोज की तरह वो लोग अलग अलग गांव में रुककर खाना बेचने लगे। ग्राहक बढ़ गए थे और उनकी आमदनी भी। शाम के समय वो लोग अपने गांव लौटे और रमेश उस बूढ़े आदमी के घर गया। काका, आज आपकी वजह से मैं खाना बेच पाया। आपकी दया के लिए शुक्रिया। इसे कबूल कीजिए। हमारी कमाई बहुत अच्छी हुई है और उसके आप भी हकदार हैं काका। पहली बार कोई मुझे नाव नहीं चलाने के पैसे दे रहा है। 40 सालों से बस नाव चलाकर ही पैसे कमाता आया हूँ। अब बुढ़ा हो चुका हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है। सोच रहा था कि नाव बेच ही दूं। नहीं काका, आपको नाव बेचने की जरूरत नहीं है। हम आपकी नाव चलाएंगे और आपको रोज आपकी नाव का किराया भी दे देंगे। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। बूढ़े आदमी ने रमेश को नाव देकर उसकी मदद की और रमेश ने बूढ़े आदमी को रोज किराया देने की बात करके उनकी मदद की और यूं ही ये मदद का सिलसिला चलता रहा। और शायद इसी अच्छाई की वजह से दिन ब दिन रमेश के तैरते ढाबे की आमदनी बढ़ती जा रही थी। और ये देखकर भानु तिलमिला गया। वो रमेश का बुरा करना चाहता था, पर अनजाने में उसने ही रमेश का भला कर दिया। 1 साल बाद रमेश ने अपनी बेटी मीना की शादी भी बड़ी धूमधाम से करवा दी और भानु अब भी रमेश को देखकर जलता भुनता रहता। रमेश और उसके परिवार की मेहनत रंग लाई।